दोस्तों, मैं महेश साक्यवाल आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर क्लासेज। आज आपको जैसा कि पता है, हम पार्ट फर्स्ट परमाणु का ले चुके हैं। पहले उसमें मैंने नॉर्मल परमाणु के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको। अब आज हम परमाणु की सेकंड क्लास यानी परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में मैंने जिस दिन बताया कि परमाणु निम्न मतलब परमाणु एक परमाणु के मध्य में एक गोलाकार या वर्ताकार संरचना पाई जाती है जिसको अपन नाभिक बोल सकते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाते हैं बेटा, चक्कर लगाते हैं। तो उसको अपन कक्षा, कोश, ऑर्बिट, सेल कक्ष या ऊर्जा स्तर इन नामों से जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि परमाणु की स्ट्रक्चर 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, मतलब 2 भाग, निम्न 2 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग मैंने बताया आपको केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। एटम का केंद्रीय जो पार्ट है दिख रहा है आपको रेड कलर का, इसके अंदर मैंने पॉजिटिव साइन लगा रखा है। इसका मतलब इससे पता लग रहा है कि जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है, मतलब पॉजिटिव प्रकृति का होता है। देखा जाए तो नाभिक के अंदर मैंने यहाँ पे पी और एन, पी का मतलब प्रोटॉन और एन का मतलब न्यूट्रॉन होता है। तो इसके अंदर मैंने बताया केंद्रीय भाग, परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। मतलब जो परमाणु का जो मैंने 2 भाग बताया, एक तो केंद्रीय भाग, एक जो बाहर है पाया जाए, आउटर पार्ट बोल सकते हैं, बाह्य भाग बोल सकते हैं। परमाणु के नाभिक को अपन केंद्रीय भाग बोल सकते हैं। तो मैंने ऐसे लिखा कि परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। जो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। कब की? जब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासों में परमाणु के मॉडलों के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि परमाणु के मॉडल किस किसने दिए। तो एक मॉडल रदरफोर्ड का मॉडल निकल कर आएगा अपने सामने। तो रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उस टाइम पे ही किसकी खोज की गई? नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड द्वारा बताया गया कि नाभिक का जो आकार रहता है 10 की पावर -15 मीटर, या अपन इसको बोल सकते हैं 10 की पावर -13 सेंटीमीटर या 1 फर्मी। जैसा कि आप सभी को पता है, परमाणु का जो ये नाभिक का आकार और त्रिज्या, जो परमाणु का जो आकार है 10 की पावर -15 मीटर होता है। जैसा कि अपन को पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर में अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। जो 10 की पावर -15 मीटर रहता है वो किसके बराबर होता है? 1 फर्मी के बराबर होता है। बच्चों किसके बराबर होता है? 1 फर्मी। तो 10 की पावर -15 को मैं 10 की पावर -13 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ और 1 फर्मी भी लिख सकता हूँ। उसके बाद नाभिक की जो त्रिज्या है 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, 10 की पावर -15 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन जो अपर लेवल के एग्जाम रहते हैं उनमें नॉर्मली क्वेश्चन होता है। जो नॉर्मल लेवल के एग्जाम है उनमें ये पूछा जाता है अधिकतर। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही बता दिया था कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो कि हमें बेसिक लेवल पे सबको पता रहता है। क्योंकि केमिस्ट्री के अपन सेकंड ग्रेड का, रीड का, हाई लेवल का जो भी एग्जाम की तैयारी करें, नॉर्मल चीजें वैसे तो बेसिक, लेकिन बच्चों को इसके बारे में जानना जरूरी है। तथा नाभिक क्या? धनावेशित प्रकृति, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव प्रकृति का होता है। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन तो क्या हो गया? पॉजिटिव, लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यूट्रल मतलब उदासीन प्रकृति का। तो बचा कौन? पॉजिटिव। इसका मतलब नाभिक कौन सी प्रकृति को हो जाएगा? धनावेशित या पॉजिटिव नेचर का होगा। जैसा कि हाइड्रोजन का जो साइन होता है अपन सिंबल लिखते हैं, H लिखते हैं। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। ये वैसे तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता। अपन को भी पता नहीं रहता, बहुत बार अपन इतना पढ़ लेते, लेकिन हैंड टू हैंड दिमाग में नहीं आ पाता क्वेश्चन। लेकिन हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। सेकेंड पार्ट देखा जाए परमाणु का, फर्स्ट तो केंद्रीय भाग और सेकेंड है बाह्य भाग। बाह्य भाग में क्या पाया जाएगा? बाह्य भाग मतलब ये तो नाभिक हो गया केंद्रीय पार्ट। इस बाह्य भाग में क्या है? ये देखा जाए तो ये क्या है? ये आउटर मतलब गोलाकार संरचना दिख रही है, जिसको अपन वृत्ताकार कक्षा नाम देंगे। तो परमाणु का बाह्य भाग या बाहरी भाग कोश, कक्ष, कक्षा, ऊर्जा स्तर, ऑर्बिट या सेल कहलाता है।
वर्ताकार कक्षाओं की जो अवधारणा है, मतलब जो कक्षाएं दिख रही है, कक्षाएं कैसी रहती है, फर्स्ट कक्षा, फिर सेकंड कक्षा, थर्ड, फोर्थ, एक गोलाकार क्या है, वर्ताकार संरचना पाई जाती है। तो इन वर्ताकार कक्षाओं की जो अवधारणा है किसने दी, नील्स बोर ने। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में एक परमाणु का मॉडल किसने दिया, नील्स बोर ने। नील्स बोर ने जब एक परमाणु का मॉडल दिया, वहां पे पता लगा कि उन वर्ताकार कक्षाओं की जो अवधारणा है किसने दी, नील्स बोर ने। फिर नील्स बोर ने वर्ताकार कक्षाओं को बांटा, जैसे KLMNO, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्रण गति, नाभिक के चारों ओर चक्रण गति करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। कौन करता है, यहाँ पे अपन को ये रेड में क्या बना रखा है, इलेक्ट्रॉन, जो किसके ओर चारों ओर चक्कर लगा रहा है, नाभिक के। तो नॉर्मल सी बात है कि वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्रण गति, चक्र मतलब चक्कर लगाता है। उसके बाद जो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं वो बच्चों को पता नहीं रहते, तो यहाँ से निकल के आएंगे कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, 2n², जहां पर n क्या है, कोषों की संख्या, कोष की संख्या क्या है, कोष या कक्षाओं की संख्या। तो यहाँ पे किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में सोल्व करके बताऊंगा। उसके बाद प्रत्येक कोष या कक्षा में निश्चित उपकोष होते हैं जो n के बराबर होते हैं। किसके बराबर होंगे, कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या तो मैंने कितनी बता दी आपको, 2n², कितनी बताए, 2n², जबकि प्रत्येक कोष या कक्षा में निश्चित उपकोषों में बटा होता है जिनकी संख्या किसके बराबर होती है बेटा, n के बराबर। जैसे मैं बोलूं आपको भाई n बराबर 1, तो इसमें उपकोष भी कितना होगा, 1, n बराबर 2, तो उपकोष भी कितना निकल के आएगा बेटा, 2, n बराबर 3, तो उपकोष भी कितने निकल के आएंगे, 3। तो ऐसे n बराबर जितना मैं मानूंगा उतने उसमें क्या निकल के आएंगे, उपकोष निकल के आएंगे। ऐसे प्रत्येक उपकोष में निश्चित कक्षक भी होते हैं, जैसे कि अपन जानते हैं कि S कक्षक होता है, P कक्षक होता है, ये क्या है, कक्षक। इसके अंदर जैसे P के अंदर ये तो क्या होगा, उपकोष, उपकोष के अंदर किसमें बटा होगा, कक्षकों में। जैसे S में तो एक कक्षक होगा, जबकि P में कितने कक्षक पाए जाएंगे, 3। तो देखा जाए तो प्रत्येक कोष में निश्चित कक्षक उपस्थित होते हैं जिनकी संख्या किसके बराबर होती है, n², किसके बराबर, n²। जैसा कि मैंने बताया आपको भाई n बराबर n है, तो इसके अंदर कक्षक कितने जाएंगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1, n बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो इसके अंदर 3 मतलब 4 कक्षक उपस्थित होंगे, किसके अंदर, n बराबर 2। अगर दूसरे कोष में कक्षकों की संख्या पूछी जाए तो कितनी निकल के आएगा, 4, कितनी, 4 कैसे आएगा अभी मैं नीचे बताऊंगा आपको। कि परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर होता है, वो ऐसे निकल के आएगा जैसे अपने 10⁻15 को -13, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है। कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, जैसा कि हम सभी को पता है, इतनी केमिस्ट्री पढ़ रही कि अधिकतम बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। कम होगी जब भी अपन को उसका अष्टक पूर्ण करना रहता है, जो जैसा कि अपन नॉर्मली जानते हैं, इसलिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, एक बाह्यतम कोष में 8 हो सकती है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कक्षाओं के चित्र या कोष के चित्र बना के बताया। नाभिक, नाभिक के चारों ओर क्या है, वृत्ताकार कक्षा है, चक्कर लगा रहे। तो n बराबर 1 पे, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। n बराबर 1 पे प्रथम कोष, n बराबर 2 दूसरा कोष, n बराबर 3 पे तृतीय कोष, n बराबर 4 पे चतुर्थ कोष, n बराबर 5 पे पांचवा कोष। इनके नाम किसने दिए, नील्स बोर ने दी। जो अपन आगे पढ़ेंगे वर्ताकार कक्षाओं की अवधारणा किसने दी, नील्स बोर ने। तो इनके नाम भी किसने दी, KLMNO, किसने दिया, नील्स बोर ने दिया। जैसा कि आप सभी को पता है n बराबर 1 पे K, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किसी भी प्रत्येक कोष निश्चित उपकोषों में बटा होता है जिसकी संख्या n के बराबर होती है। तो मैंने n बराबर 1 माना, तो अब देखो उपकोष में कितना निकल के आएगा, 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। उसके बाद मैंने बताया n बराबर 2, तो उपकोष भी कितना निकल के आएगा, n के बराबर। तो इसमें उपकोष भी कितने होंगे, 2, एक तो 2s और एक 2p। ऐसे n बराबर 3 पे तो उपकोष भी n के बराबर होगा। तो जब n बराबर 3 है तो उपकोष भी कितने होंगे, 3, एक तो 3s, 3p और 3d। जैसे n बराबर 4 है तो उपकोष भी कितने होंगे, 4, 4s, 4p, 4d, 4f। फिर n बराबर 5 पे 5 उपकोष, 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। ऐसे जितने n का मान होगा उतने उसमें क्या होंगे, उपकोष होंगे। उसके बाद देखा जाए तो उपकोषों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो गया, n
कक्षक की संख्या का फॉर्मूला n स्क्वायर, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का मान हो जाएगा 2n स्क्वायर। जैसा कि मैंने बोला आपको कि अधिकतम, तो k बराबर मैं n मान लेता हूँ। k बराबर क्या होता है, n बराबर 1, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 2। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, पहले कोष में। दूसरे कोष में 2 बराबर, मतलब n बराबर क्या माना मैंने, 2, तो 2n स्क्वायर से क्या निकल के आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 बराबर 8। दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 1। ऐसे तीसरे कोष में 3 का मान रख लेंगे अपन, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, तो तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे n बराबर 4 में 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, तो अपन ऐसे कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं जब अपन को कोष का मान दे रखा हो n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस प्रकार अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और जिस कोष में जिस कोष का मान देता है, जैसे n बराबर 4, तो उसके अंदर उपकोष भी कितने होंगे, n के बराबर ही होंगे। उसके बाद उसके अंदर कक्षक क्या होंगे, n स्क्वायर। जैसे मान लो n बराबर अपन को 4 दे रखा है, तो अपन से पूछे भाई n बराबर 4 में कितने कक्षक होंगे, तो 4 का स्क्वायर बराबर कितने देंगे, 16 कक्षक होंगे। कैसे होंगे, एक कक्षक कैसे होते हैं, S में ये एक कक्षक हो गया है ना, P में जबकि 3 कक्षक पाए जाते हैं, PX, PY और PZ। ऐसे D में कितने कक्षक पाए जाते हैं बेटा, 5, तो D में 5 कक्षक पाए जाते हैं, F में 7 कक्षक पाए जाते हैं। तो ऐसे जो n बराबर 2 पे कितने कक्षक होंगे, 4, तो 4 कैसे है, एक तो S का और 3 कितने हो जाएंगे, P के, तो हो गए 4। ऐसे n बराबर 3 पे कितने स्क्वायर होंगे, तो n बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 कैसे हो गए, 1 3 और 5 हो गए ना, 5 3 8 और 1 9। ऐसे देखा जाए तो n का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, कक्षकों की संख्या। तो आगे जाके इनका मान निकल के आता है। जैसे n बराबर 4 पे 16 का 4 का स्क्वायर 16, n बराबर 5 पे 5 का स्क्वायर 25। तो अब आइए इसके आगे जानते हैं अपन नेक्स्ट, जो इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा जो परमाणु का पार्ट 3 है, परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल किस किस ने परमाणु का सिद्धांत दिया, कौन कौन से मॉडल आए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इनका जो मेन फैक्ट रहेंगे मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए बच्चों, अभी अपन ने लास्ट जो स्लाइड ली थी थोड़ी देर पहले, तो उसके अंदर अपन ने देखा कि परमाणु किस परमाणु कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है। एक तो आउटर पार्ट, एक इनर पार्ट। मतलब आंतरिक भाग को अपन केंद्रीय भाग बोल सकते हैं या सेंटर पार्ट बोल सकते हैं। तो उसमें नाभिक और बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नॉर्मल सी बात है, वो अपन को पता है। देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर, उपकोष की संख्या सेम रहेगी n के बराबर, एंड जो उसके अंदर कक्षकों की संख्या रहेगी n स्क्वायर से अपन निकाल सकते हैं। नॉर्मल अपन को याद होना जरूरी है, वैसे तो पेपर में पूछ ले, लेकिन ये क्या है भूल जाते हैं बच्चे, n स्क्वायर 2n स्क्वायर n, हमको मतलब बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं रहता, तो इसलिए नॉर्मल चीजें थी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे बोलते बच्चे देखते तो कि ये तो याद है, पर लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बताना जरूरी, क्योंकि सभी एक जैसे कैटेगरी के नहीं होते, कोई को आता है कोई को नहीं आता, कोई मास्टर माइंड भी होता है, कोई को कुछ भी नहीं आता, तो हमको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब अपन इस स्लाइड में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि डाल्टन मोरजे जी ने ऐसा क्या बताया अपने सिद्धांत, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने दिया तो इन्होंने कुछ तो निकाला होगा अपने सिद्धांत के अंदर, तो देखते हैं सिद्धांत के अंदर क्या क्या चीजें थी जो बाद में चल के किस रूप में साबित हुई। तो देखते हैं किसी भी पदार्थ का सबसे, इन्होंने फर्स्ट जो अपना कमेंटमेंट किया कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण अविभाज्य कण, इन्होंने क्या बताया था, अपने जो परमाणु को अविभाज्य कण बताया था। अविभाज्य मतलब जिनको और अधिक भागों में अपन विभाजित नहीं कर सकते थे। तो इनकी फर्स्ट लाइन थी किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रिसर्च हुई परमाणु के अंदर, तो देखा गया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, प्रोटॉन भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु से भी क्या होते हैं, छोटे, क्योंकि उसके अंदर पाए जाए तो उससे छोटे होंगे। जैसे कि आपको पता है मार्कर है, तो मैं बोलूँ कि मार्कर सबसे छोटा पार्ट है किसका, मार्कर का। लेकिन इस मार्कर के अंदर क्या है, एक इंक बनने की जो आती है, इसके अंदर रिफिल भी होती है, तो अपन उसके अंदर इंक लगाते हैं। रिफिल भी के ऊपर भी एक पन्नी लगी रहती है, पन्नी के अंदर भी रुई का बना हुआ रहता है, फिर उसके अंदर भी छोटे छोटे कण, उसके अंदर अपन इंक डालते हैं। तो देखा जाए तो परमाणु सबसे मार्कर सबसे छोटा थोड़ी है, इसके अंदर भी रिफिल है। ऐसे भी थोड़े दिन बाद जब परमाणु का रिसर्च किया, रदरफोर्ड आया, नील्स बोर आया और एटीसी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, तो इन वैज्ञानिकों ने इसके रिसर्च करी परमाणु के बारे में, तो
पता लगा कि जे थॉमसन मोर्जन इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। तो इन्होंने देखा, ये जो वैज्ञानिक आए इन्होंने क्या किया, परमाणु के अंदर क्या की, पोस्टमार्टम किया। जैसे परमाणु को पोस्टमार्टम किया तो इलेक्ट्रॉन निकल के आया सबसे पहले, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन आदि परमाणु निकल के आए। परमाणु के अंदर एक छोटे छोटे कण होते हैं, अतः अपन कह सकते हैं कि जो परमाणु डाल्टन मोदी ने सिद्धांत दिया था कि अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। लेकिन इनको अपन और विभाजित कर सकते हैं, किस किस के रूप में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं, इसका मतलब विभाजित हो सकता है, तभी तो इसके अंदर परमाणु के अंदर मिला, तो इसको अपन अविभाज्य कण नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए गए, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए गए। इसका मतलब परमाणु क्या है, विभाज्य होता है। क्या होता है, विभाज्य, मतलब इसको अपन और आगे बांटा जा सकता है। सेकंड, इन्होंने अपना कमिटमेंट या कथन दिया, स्टेटमेंट दिया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। इन्होंने दिया कि कोई भी एक तत्व या एक परमाणु, जैसे मान लो इन्होंने लिया कार्बन, तो कार्बन लिया, तो कार्बन का जो भौतिक और रासायनिक जो गुण है, इन्होंने बताया अपने सिद्धांत में बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, मतलब एक ही तत्व यानी कितने परमाणु से मिलकर बना होता है, छोटे 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 परमाणु मिलकर एक तत्व या अणु ये बनाते हैं। तो सभी परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुणों में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, जो कि बाद में इसके ऊपर भी रिसर्च हुई, तो बाद में पता लगा कि कार्बन, जैसे अपवाद आया, इसका एक्सेप्शन है कि कार्बन के 3 क्या है, समस्थानिक निकल के आए। तो समस्थानिक जबकि एक ही परमाणु है, मतलब एक ही तत्व है, कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन जो इसके जो परमाणु है अंदर, तो परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, एक दूसरे के भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि कार्बन C612 को लिया तो एक सामान्य कार्बन होता है, लेकिन जैसे कार्बन 613 को लिया अपने C13, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज किया जाता है, जबकि कार्बन 14 मतलब C614 का यूज कार्बन डेटिंग में किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इन्होंने स्टेटमेंट बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भौतिक और रासायनिक गुणों में कोई समानता प्रदर्शित नहीं करते। जैसे इन्होंने बताया एक ही तत्व के परमाणु भौतिक और रासायनिक गुणों में समान होते। तो थर्ड क्या बताया इन्होंने, जो भिन्न भिन्न तत्व पाए जाएंगे वो अपने भौतिक और रासायनिक गुणों में कोई समानता प्रदर्शित नहीं करते। जबकि बाद में एक्सेप्शन निकल के आया, अपवाद निकल के आया कि ऑर्गन और कैल्शियम के जो परमाणु भार है वो सेम है, मतलब इनको समभारिक बोला जाता है, तो इनका परमाणु भार क्या है, समान है। मतलब जो इन्होंने बताया था, जबकि कि भिन्न तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणों में कोई समानता प्रदर्शित नहीं करते, जबकि इन्होंने समानता प्रदर्शित की कौन सी, परमाणु भार की। तो समभारिक इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, मतलब अपवाद हो गया। चौथा पॉइंट इन्होंने अपने इसमें बताया सिद्धांत में, ऐसी स्टेटमेंट दिया कि डाल्टन के अनुसार तत्वों या परमाणु का निर्माण किया जाना, नष्ट किया जाना या अंतर परिवर्तन किया जाना क्या है, संभव नहीं है। जबकि ये कथन बिल्कुल बाद में असत्य साबित हुआ और इसका भी अपवाद निकल के आया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय अभिक्रिया संलयन, नाभिक विखंडन होता है, तो उसमें कोई एक परमाणु, मतलब उसके अंदर कोई तत्व है, वो तत्व क्या है, अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, जो कि इसने क्या बताया, जबकि कोई भी तत्व, मतलब डाल्टन के अनुसार जो परमाणु होगा उसका निर्माण किया जाना या नष्ट किया जाना या अंतर परिवर्तन किया जाना संभव नहीं, जबकि नाभिकीय संलयन और विखंडन प्रक्रियाओं में ऐसा संभव हुआ है। क्या हुआ है कि इसको अलग अलग पार्ट में विभाजित किया जा सकता है और नष्ट किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोग द्वारा परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। जबकि अपन को पता है इन्होंने दिया ये तो सही था पूरा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोग द्वारा परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणुओं का निर्माण करें। जैसे Na+Cl मिलकर किसका निर्माण करेगा, NaCl, तो ये कंपाउंड बना लिया। तो इन्होंने अणु बनाया कौन सा, NaCl का, Na और Cl मिला के क्या बनाया, यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। जो डाल्टन का एक निम्न जो स्टेटमेंट दिए इन्होंने, तो एक बार आपको जल्दी बता देता हूं मैं। किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म अविभाज्य कण क्या होता है, परमाणु, लेकिन इनके आगे जाके स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी है। जब अतः इससे साबित हुआ है कि परमाणु क्या होता है, एक विभाज्य या विभाजित होने वाला है, मतलब विभाज्य होता है। सेकंड ध्यान है कि एक ही तत्व के जो भी भौतिक और रासायनिक गुण है वो क्या होंगे, समान होते हैं। लेकिन ये भी इसका स्टेटमेंट है, वो उसमें भी अपवाद निकल के आया बाद में कि कार्बन एक ही तत्व होने के बावजूद भी इसके समस्थानिक पाए जाते हैं C12, C13, C14, जिनका वर्क क्या है, प्रोसेस अलग अलग होता है। जैसे C12 का सामान्य कार्बन होता है, C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आता है और C14 कार्बन डेटिंग में काम आता है।
जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु, इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट में बताया कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भौतिक तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक द्रव्य भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन ये भी क्या हो गया, उनके बाद में अपवाद साबित हुआ। इसमें अपवाद निकल के आया कि ऑर्गन जो संभारिक होते हैं उनका जो परमाणु भार होता है समान होता है। जबकि इन्होंने क्या बताया कि अलग अलग ऑर्गन भी अलग है, कैसे में अलग अलग तत्व है तो इनके अंदर समानता क्या पाई जा रही है कि इनका जो परमाणु भार है मतलब संभारिक है, ये इनका परमाणु भार क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट इन्होंने अपने स्टेटमेंट में चौथा पॉइंट बताया कि तत्व या परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही निर्माण किया जा सकता है, न ही उनको अंतर प्रवृत्त किया, जबकि ये किया जाना संभव है। नाभिक के संलयन और नाभिक के विखंडन प्रक्रिया में ऐसा संभव हुआ है। और पांचवा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में परस्पर रासायनिक सहयोग के द्वारा अणुओं के यौगिकों या यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया Na+Cl मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl। उसके बाद में आपको प्रेजेंटेशन ऑफ एटम या परमाणु का प्रस्तुतिकरण बताऊंगा। A बराबर मतलब X बराबर A या Z। तो ये A तो यहाँ पे किसको व्यक्त कर रहा है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को, जबकि Z यहाँ पे किसको प्रदर्शित कर रहा है, परमाणु भार को, एटॉमिक नंबर। और जबकि X क्या है यहाँ का, इसका सिंबल होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने ले लिया Na ले लिया तो Na का परमाणु क्रमांक मतलब Z बराबर परमाणु क्रमांक 11 नंबर पे आता है, तो 11। जबकि इसका परमाणु भार होता है 23। तो ये क्या हो गया, A बराबर 23 और Z बराबर 11। जबकि X अपन ने क्या माना यहाँ पे, सोडियम या Na माना। जैसा कि आपको ये मैंने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताया, ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने परमाणु के जो पार्ट थर्ड है उसमें मैं आपको परमाणु के मॉडल या परमाणु के बारे में बताता रहूंगा। और जल्दी हम परमाणु टॉपिक के अलग अलग पार्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में भी जानेंगे। और जल्दी से जल्दी परमाणु के अन्य कक्षाएं में आपके सामने लेके आऊंगा, जैसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मैं ज़्यादा थ्योरी वगैरह इतनी नहीं बताऊंगा, एक कंप्रेशन लेवल का है, तो इसमें थ्योरी या बेसिक कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन मैं आपको बताने जाऊंगा। और परमाणु के अलग अलग कक्षाओं में मैं आपको इसके मॉडल ETC सारे जो भी क्वेश्चन मिलते हैं कंप्रेशन क्लास में आपको बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।